गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल तक हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, तथा सी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चलो ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। जब हम किसी भी चुंबक को किसी भी कुंडली के पास लेके आते हैं तो कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। डेट मीन्स धारामापी विक्षेप बढ़ता है। धारामापी विक्षेप कब बढ़ेगा? जब कुंडली के अंदर धारा बहेगी। अर्थात जैसे ही कुंडली को चुंबक को कुंडली के पास लेके आते हैं तो चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कुंडली के साथ लगातार परिवर्तन होता रहता है। और ये जो लगातार जो परिवर्तन होता रहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अंदर, यही जो परिवर्तन होता है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अब हमें डिस्कस करना है कि हम थोड़ा सा डिस्कस किया था जनरेटर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, जो हमारी 10th RBSc की जो बुक में जो दिए गए हैं। पहला तो है हमारा AC जनरेटर जिसे आप प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर कहते हैं। दूसरा है हमारा DC जनरेटर जिसे आप दिष्ट धारा जनरेटर कहते हैं। जो पहला जो हमारा AC जनरेटर है उसके मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे। पहला पार्ट मैंने आपको बताया था, पहला पार्ट होता है बेटा क्षेत्र चुंबक। दूसरा होता है हमारा आर्मेचर। तीसरा पार्ट हमारा होता है सर्पी वलय। और लास्ट पार्ट हमारा होता है कौन सा? ब्रूस। ध्यान देना, ये मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे AC जनरेटर। उसी तरह मैंने आपको DC जनरेटर के भी 4 पार्ट बताए थे। पहला पार्ट मैंने आपको बताया था सेल क्षेत्र चुंबक। दूसरा मैंने आपको बताया था आर्मेचर। तीसरा मैंने आपको बताया था कम्यूटेटर। और लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था ब्रूस। यही 4 पार्ट मैंने आपको SC के बताए थे, यही चार पार्ट मैंने आपको DC जनरेटर बताए थे। अब इनके बारे में सुनो। पहला है आपका क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक होता क्या है? यह अवतल आकार का चुंबक होता है जिसके 2 भाग होते हैं, एक S होता है और दूसरा आपका N होता है। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर यह अवतल आकार के नाल का, यह अवतल आकार का होता है तथा यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे का तार होता है जो क्या कहलाता है? आपका आर्मेचर कहलाता है। सर्पी वलय, जो आर्मेचर ये जो कुंडली है आपकी, इस कुंडली को 2 भागों में बांटता है। A और D भाग को अलग अलग भागों में बांटता है। कौन? सर्पी वलय। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला है S1, दूसरा है आपका S2। जो S1 भाग होता है वो सिरे A से जुड़ा हुआ होता है और S2 भाग होता है वो सिरे D से जुड़ा हुआ होता है। ब्रूस, ये जो आपके पास 2 ब्रूस होती है, पहली ब्रूस है आपकी B1, दूसरी है आपकी B2। ब्रूस B1 जुड़ी हुई रहती है सर्पी वलय S1 से, ब्रूस B2 जुड़ी हुई रहती है सर्पी वलय S2 से, तथा इनका एक सिरा, ब्रूस का एक सिरा तो सर्पी वलय से जुड़ा हुआ है लेकिन दूसरा सिरा आपका लोड प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? आपका लोड प्रतिरोध, जिसे आप बाह्य प्रतिरोध नाम से भी जानते हैं, या बाह्य परिपथ बोल सकते। ठीक है, अब इसकी वर्किंग सुनो। जैसे हमारे पास ये अवतल आकार की आपके पास एक कुंडली है। ठीक है, ये जो कुंडली है, इस कुंडली से सीधा एक आर्मेचर जुड़ा हुआ, देखो जुड़ा हुआ है। जब हम इस आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको? यांत्रिक ऊर्जा देकर जब हम इसे घुमाते हैं, जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा देकर जब हम इसे घुमाते हैं तो ये जो है, ये क्या है आपके पास? ये आपके पास है आर्मेचर। जब ये घूमेगा तो ये कुंडली भी क्या होगी भाई? रोटेट करेगी। ये कुंडली जब रोटेट करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप इस आर्मेचर को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हो, दक्षिणावर्त का मतलब हो गया आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब आप इसे घुमाते हो तो ये जो चुंबक है, चुंबक से निकलने वाले क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कि जैसे ही ये चुंबक से निकलेंगी, ये चुंबक से जैसे ही निकल रही है ये आपके पास क्या होगी? कुंडली हो गई। ठीक है, जब इस चुंबक इसके पास रखें तो इसमें कुंडली में क्या बहेगी? धारा बहेगी। अब होगा क्या कि आपके पास जब ये
आर्मेचर घूमेगा तो कुंडली घूमेगी, और कुंडली घूमने से जब जो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही हैं, उन चुंबकीय बल रेखाओं के मान में लगातार क्या होगा, परिवर्तन होगा। यही जो परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन के कारण ही इसके अंदर क्या बहेगी, धारा बहेगी। क्या बहेगी, धारा बहेगी। लेकिन अब आप देखो, जब आप इसे क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये लाइन किसकी दिखा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या है ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का काम क्या है कि जैसे ये इसके अंदर जा रही है, ये जो निकल रही है इस कुंडली में से, और जैसे ये कुंडली वामावर्त घूमेगी तो ये कुंडली कभी तो इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होगी, और कभी ये इसकी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही उसमें क्या बहेगी, धारा बहेगी। आप देखो, मान लीजिए हमारी क्या है, कुंडली है, और चुंबकीय बल रेखाएं हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, ये हमारी कुंडली है, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे, तो ये एक बार तो इन चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होगी, लंबवत हो गई। चुंबकीय बल रेखा ऐसी जा रही थी, तो एक बार तो इसके क्या होगी, लंबवत हो गई, और एक बार इसकी क्या होगी, समांतर होगी। जब ये इसके लंबवत होगी, अब एक भाग, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी भाग है। ऐसे 4 भाग है इसके, ए बी सी और डी। अब जैसे ही ये दक्षिणावर्त घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये ए और बी भाग तो कहाँ हो गया, ऊपर की ओर हो गया, ए और बी भाग, मतलब लंबवत हो गया, ठीक है। और जैसे एक बार दोबारा घूमेगी तो वापस से सी और डी भाग इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो गया। जब ये भाग इनके समांतर हो गया, तो अब जो जिस भाग से ए और बी भाग से जब आपकी रेखाएं जब लंबवत हो जाती हैं, तो उस टाइम पे इसमें धारा का फ्लो नहीं होता है, और जब समांतर होती है तो धारा का फ्लो हो जाता है। मतलब एक बार तो आपका ब्रुश B1 काम कर रहा है, और दूसरी बार ब्रुश B2 काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रुश B1 तो जुड़ा हुआ है S1 से, S1 जुड़ी हुई है A और B से, और ब्रुश B2 जुड़ा हुआ है S2 से, S2 जुड़ा हुआ है C और D से। दैट मीन्स जब आपका ग्राफ ध्यान से समझना, जब ये आपका 0 है, ये आपका टाइम t है, जब आपकी ब्रुश B1 काम करे इस पॉइंट के ऊपर, जब आपकी ब्रुश B1 ऑन है और B2 अगर आपकी ऑफ है, तो क्या होगा कि ये जो आपका ग्राफ होगा ये ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम है वो आपका B1 क्या है, ऑन है, मतलब A और B जो है वो उसके क्या है भाई, समांतर है। जबकि C और D इसके क्या होगी, लंबवत होगी। लेकिन जब इस पॉइंट के ऊपर आते ही जब B2 ऑन हो जाती है और B1 यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा आपका ये। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे B1 तो हो जाएगी ऑन, और B2 यहाँ पे आती है क्या हो जाएगी, ऑफ। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बनता हुआ चला जाएगा। दैट मीन्स कि प्रत्यावर्ती धारा चरित्र में जो धारा की जो वैल्यू होती है, करंट की जो वैल्यू होती है, समय के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। देख लो, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे मैक्सिमम आयाम हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। जो अब यहाँ से यहाँ तक जाते ही क्या हो गया, ये चेंज हुई ना। इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम, इस पॉइंट पे मिनिमम, इस पॉइंट पे मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये तो होगी +1, और ये वैल्यू क्या कौन सी होगी, माइनस। तो आपको ध्यान देना है कि एसी जनरेटर में जो धारा की जो वैल्यू होती है वो -1 से और +1 के बीच में होती है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा, एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जाता है। एसी जनरेटर जैसे हमारे जो गार्डन, मैरिज होम वगैरह हो गए, जहाँ पे शादी विवाह फंक्शन होते हैं, या हमारे घरों में जो हम सजावटी का जो भी हम इक्विपमेंट जो यूज लेते हैं शादी के अंदर, तो उनमें कभी लाइट चली भी जाती है बाय द वे, तो हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं। वो जनरेटर कौन सा होता है आपका, एसी जनरेटर। कौन सा जनरेटर होता है, एसी जनरेटर होता है। आप देखो, इस एसी जनरेटर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रुश काम करती है एक टाइम पे। या तो पहली ब्रुश काम करे B1, तो दूसरी ब्रुश क्या है आपकी, ऑफ है। जब आपकी B2 ऑन है तो B1 ऑफ है, जब आपकी B1 ऑन है तो B2 ऑफ है। तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि एसी जनरेटर में सिर्फ एक ब्रुश काम करती है। जबकि डीसी जनरेटर की अगर मैं बात करूं, तो डीसी जनरेटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रुश काम करती है, दूसरी ब्रुश काम नहीं करती। अब उसमें होगा क्या, देखो, अब आपके पास है क्या,
कि अगर आपको मैं डीसी जनरेटर के बारे में बताऊं तो डीसी जनरेटर सेम बात है, क्षेत्र चुंबक होती है, आर्मेचर होता है, ब्रूस होता है, कम्यूटेटर सर्किट वलय की जगह होता है। ब्रूस जो B1 होती है वो कम्यूटेटर, इस कम्यूटेटर के दो भाग होते हैं, एक C1 दूसरा C2, ब्रूस के भी दो भाग B1 और B2। B1 जुड़ा होता है C1 से C और B2 जुड़ा होता है C2 से। इसी तरह इसमें था S1 जुड़ा होता है B1 से, S2 जुड़ा होता है B2 से। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें एक छोटा डायग्राम आपको याद रखना है। मान लीजिए ये हमारे पास कम्यूटेटर है, पहला कम्यूटेटर ये है, दूसरा कम्यूटेटर हमारा ये है, ये जुड़ा हुआ है B1 से और ये जुड़ा हुआ है B2 से। ये C1 है, ये C2 है। ध्यान देना, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम इस आर्मेचर को घुमाते हैं यांत्रिक ऊर्जा देखकर, तो होता क्या है कि जो हमारा कम्यूटेटर C1 है वो जुड़ा हुआ है B1 से, ये प्लस है। जो हमारा कम्यूटेटर C2 है ये जुड़ा हुआ है B2 से, ये माइनस है। जब हम इसको आर्मेचर घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो C1 अपनी दिशा बदलकर आधे गुणन में C1 अपनी दिशा बदलकर चला जाता है C2 की जगह पर और C2 आ जाता है C1 की जगह पर। मतलब कि ये जो जब आधा गुणन होगा हाफ रोटेशन में क्या होगा कि जैसे ये डायग्राम है, यही तो डायग्राम था आपके पास, ये डायग्राम था आपके पास हाफ रोटेशन में। ये C1 ये C2 है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट स्टेप है। जब रोटेट करवा रहे हो, हाफ रोटेशन करवा रहे हो आप इसका, तब होता क्या है कि C1 की जगह पर तो कौन आ जाएगा C2 और C2 की जगह पर कौन आ जाएगा C1। लेकिन ध्यान रखना ब्रूस जो है वो अपनी जगह पर एडजस्ट रहती है, जो जहां पे थी पहले। ठीक है, ये तो हाफ रोटेशन हो गया। जब नेक्स्ट हाफ रोटेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो C2 था उसकी जगह पर C1 आ जाएगा, C1 की जगह पर C2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे C2 है तो इस C2 की जगह पर तो कौन आ गया आपके पास C1, और जहां पे C1 उसकी जगह पर कौन आ गया C2। ठीक है, तो C1 किससे जुड़ा हुआ है आपका B1 से, C2 जुड़ा हुआ है आपका B2 से। डेट मीन्स जो पहले वाली कंडीशन आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रूस जो B1 है या कम्यूटेटर जो C1 है वो हमेशा और हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है, और C2 हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक। डेट मीन्स ये काम नहीं करता है, ये हमेशा क्या करता है, काम करता है। इसी वजह से इसका जो ग्राफ होता है वो इसका ग्राफ ये होता है, ये 0 है, ये T है। जब ब्रूस एक काम करती प्लस है तो आपका ये ग्राफ होता है इसका। ठीक है, ये 1। तो मैंने आपको आज जनरेटर के बारे में बताया। जनरेटर के बारे में इतना ही है। 10th RBSc की बुक में जिस कैंडिडेट को समझ में ना आए वो कमेंट्स में लिखना, और एसी और डीसी जनरेटर में अगर कोई आपसे डिफरेंट पूछे, अंतर पूछे आपसे, तो आपको एक ही अंतर देना है कि एसी जनरेटर में तो वही 4 पार्ट होते हैं, डीसी में भी 4 पार्ट होते हैं। एसी में क्षेत्र चुंबक होता है, आर्मेचर होता है, सर्पी वलय होता है और ब्रूस होती है। लेकिन डीसी जनरेटर में सिर्फ और सिर्फ सर्पी वलय की जगह कम्यूटेटर का यूज करते हैं। बाकी जो सारी वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, जो बनावट है, वो सारे एक जैसी है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। इसको भी यांत्रिक ऊर्जा देकर, लेकिन ये दोनों की दोनों किसके ऊपर काम करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। किसके ऊपर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, जब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के ऊपर जब काम करेंगे दोनों, तो आपने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या था कि जब आप किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को लेके जाते हो तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जैसे ही कुंडली में जाते हैं तो कुंडली के काट में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, उसकी क्या कहलाती है, का जो प्रभाव होता है विद्युत प्रभाव, वही उसका क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। आज का हमारा यही टॉपिक था। जिसको समझ में ना आए वो कमेंट्स में डालना। थैंक यू।